जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 के लिए ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 7th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग जनरल स्टडी को देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये पहला है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि हाल ही में जन समाचारों में रही मेकेदातु परियोजना किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये कौन सी नदी के संगम पर स्थित है मेकेदातु परियोजना? तो सबसे पहले ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। और ये किस नदी पे स्थित है? तो ये कावेरी और अर्कावती नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। ये कावेरी और अर्कावती नदी पे स्थित है। ये कर्नाटक में है। और उसके बाद इसमें इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि 4.75 टीएमसी टीएमसी पेयजल उपलब्ध कराना, इसका जो कि मुख्य उद्देश्य है। और इसमें 400 मेगावाट 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना इसका मेन लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान के संबंध में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया है, यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छात्र संगठन है, जो कि ये सही है। पहला वाला इसका क्या है? सही है। दूसरे में कहा जा रहा है यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए की एक पहल है, तो ये भी सही है। दूसरा वाला भी इसका सत्य है। तीसरे में कहा जा रहा है कि इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी कंपनियों के रूप में इसे शामिल किया गया था, तो ये भी सही है इसमें। इसमें तीनों सही दोस्तों। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी इसमें सत्य है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन से देश लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है? तो लिथियम त्रिभुज का भाग इसमें से कौन सा देश नहीं है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो लिथियम त्रिभुज का भाग इसमें पराग्वे पराग्वे ये जो कि नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। पराग्वे ये लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है। और हम लोग लिथियम के बारे में जानते हैं। लिथियम एल से इसे डिनोट किया जाता है लिथियम को। इसे वाइट इसे वाइट वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है लिथियम को। और लिथियम एक नरम पदार्थ है। लिथियम क्या है? ये नरम पदार्थ है। ये चांदी जैसा सफ़ेद धातु है। चांदी जैसा ये क्या है? सफ़ेद धातु है। ये चांदी जैसा सफ़ेद धातु है। ये लिथियम का प्रयोग ईवी ईवी और लैपटॉप, मोबाइल आदि की बैटरी के उपयोग में किया जाता है लिथियम का प्रयोग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारतीय अक्षय ऊर्जा के विकास में बताना है कौन सा इसमें कथन सत्य है। सॉरी, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गलत दिया गया है, इसमें गलत बताना है। तो पहला इसमें दिया गया है कि यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है। यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है, जो कि ये गलत है दोस्तों। ये सही नहीं है। पहला है। दूसरा है कि यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। ये भी गलत है इसमें। ये भी इसमें गलत है। इसमें दोनों गलत है दोस्तों। पहला दूसरा दोनों इसमें गलत हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। पहला और दूसरा इसमें दोनों गलत हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि अटलांटिक डिक्लेरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अटलांटिक डिक्लेरेशन के संबंध में इसमें बताना है कौन-सा सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है इसमें पहला दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 21वीं सदी के अमेरिकी और यूरोपीय संघ आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की है, जो कि ये क्या है? गलत है। पहला वाला इसका कथन क्या है? पहला वाला इसका कथन गलत है। ये यूएसए यूएसए और यूके के द्वारा इसे जारी किया गया है। यूएसए और यूके के द्वारा इसे जारी किया गया है आर्थिक साझेदारी के लिए, इसलिए पहला वाला इसका गलत है। और डिक्लेरेशन क्या है? तो इसमें रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए इसे बनाया गया था, जो कि इसमें पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला है कि यह डिक्लेरेशन आघात सह, विविध और सुरक्षित अपूर्व श्रृंखला बनाने के लिए केंद्रित है, जो कि रणनीतिक निर्भरता पर काम करती है। ये सही दोस्तों। दूसरा वाला इसका सत्य है, पहला वाला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें केवल दूसरा वाला ही सही है। इसमें केवल दूसरा वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इक्वेरियन आयोजित किया गया है? तो इक्वेरियन ये किसके साथ आयोजित किया गया है? ये किया गया है मालदीव के साथ। मालदीव के साथ ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। मालदीव इसका राइट आंसर होगा। यह जो कि 12वां संस्करण है, ये 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबतिया में आयोजित इसका किया गया था। मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है। मालदीव की राजधानी माले है। यह जो कि सबसे बड़ा शहर है। ये सबसे बड़ा शहर है माले। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित किया है? तो फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये ईरान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। ये ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी रेंज कितनी है इस मिसाइल की? तो 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है, मारक क्षमता है। और यह 1500 से 15 गुना, जो कि 15 गुना ये ध्वनि से अधिक गति से तेज चलने में सक्षम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है? तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम इसमें क्या बताना है? तो इसका नाम है एमबी एक्सप्रेस। एमबी एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। एमबी एक्सप्रेस ये जो कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन 9 आ जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए स्वीकृति प्रदान की है? ये किस देश के साथ किया गया है? ये किया गया है यूएसए के द्वारा। यूएसए के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। यूएसए इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन 11 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें। इसमें पहला दिया गया है इसमें पहला दिया गया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें सीमा पार लेन-देन में भारतीय रुपया का उपयोग बढ़ाना शामिल है। तो इसका पहला कथन क्या है दोस्तों? इसका पहला कथन सत्य है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन-देन में भारतीय रुपये का उपयोग बढ़ाना शामिल है, तो इसका सत्य है। दूसरे में कहा गया है कि मुद्रा के अवमूल्यन के विनिमय दर की अस्थिरता को कम करके भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने पर केंद्रित है। तो ये भी इसमें सही है। दूसरा वाला भी इसमें सही है और पहला वाला भी इसमें सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा इसमें दोनों सत्य हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है? तो कौन-सा देश है इसमें कि जो कि ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है? तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा इसमें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में इसमें बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि राज्यसभा के सभापति 6 सदस्यीय समिति का हिस्सा होते हैं जो कि इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों की सिफारिश करती है। तो इसमें बताना है कौन-सा कथन सत्य है, जो कि ये गलत है, पहला वाला इसका कथन गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या तो 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, ये सही दोस्तों इसका। दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है यह आयोग कथित मानवाधिकार का उल्लंघन की तारीख 1 वर्ष के पश्चात किसी मामले में जाँच नहीं कर सकता है, तो ये भी सही इसमें। दूसरा वाला भी इसमें सत्य है और पहला वाला भी इसका सत्य है, जबकि इसमें पहला वाला इसका गलत है दोस्तों। दूसरा और तीसरा इसका सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो किसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। नई दिल्ली में किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि भारत का 6G अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का 6G अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कथन दिया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वायरलेस संचार की अगली सीमा 6G प्रौद्योगिकी में नवाचार तथा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है। ये जो कि सही दोस्तों, पहला वाला इसका सत्य है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इससे भारत का 6G प्रौद्योगिकी का विकास करने और उसे अपनाने में सहायता मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी इसमें सही है। दूसरा वाला भी इसका सही है और पहला वाला भी इसका सत्य है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा इसमें दोनों सत्य हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें 16 में। तो इसमें पहला दिया गया है कि तजाकिस्तान के फेडचेको तजाकिस्तान के फेडचेको ग्लेशियर के बाद यह विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्र के संबंधित दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि ये सही दोस्तों। पहला वाला इसका सत्य है। सियाचिन ग्लेशियर में ये तजाकिस्तान के फेडचेको ग्लेशियर के बाद यह विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्र का सबसे दूसरा बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि ये सही है। दूसरा है कि जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तो जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, ये जो कि गलत है दोस्तों। दूसरा वाला क्या है इसका? दूसरा वाला इसका गलत है। तीसरा है कि यह विश्व का सबसे ऊँचा युद्ध क्षेत्र है, ये सही दोस्तों। तीसरा वाला इसका सत्य है। ये विश्व का सबसे ऊँचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में 1984 में इसमें मेघदूत एक ऑपरेशन चलाया गया था। इसके द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में मेघदूत ऑपरेशन के तहत भारत के प्रशासनिक को नियंत्रण में लाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है
और तीसरा सही है। इसलिए पहला, तीसरा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा है कि हाल ही में समाचारों में रही लंबानी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है? लंबानी कला, ये लंबानी कला किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से। किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। लंबानी कला कर्नाटक राज्य से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट शुरू करने की सिफारिश की है? ये किस समिति के द्वारा किया गया है? ये समिति है दोस्तों न्यायमूर्ति वर्मा समिति। न्यायमूर्ति वर्मा समिति है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। न्यायमूर्ति वर्मा समिति है ये। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 शीर्ष पर है? तो कौन-सा इसमें निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष पर है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। तमिलनाडु ये जो कि शीर्ष स्थान पे है। फिर उसके बाद आता है तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ये सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है। कर्नाटक ये तीसरे नंबर पे है। कर्नाटक ये थर्ड नंबर पे है कर्नाटक। गुजरात गुजरात ये चौथे स्थान पे है। गुजरात कौन से स्थान पे है? तो फोर्थ स्थान पे है। चौथे स्थान पे है गुजरात और तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पे है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन 20 है हाल ही में समारोह में था कास पठार भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ये कास पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है कास पठार। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। इसे 2012 में यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 1 में कह रहा है कि बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित बिहार अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? किसके द्वारा जीता है? ये जीत गया है मोहिनी द्वारा। इसके द्वारा मोहिनी द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी वाला राइट होगा दोस्तों। ये सारण जिले के छपरा की रहने वाली है मोहिनी। सारण जिले के छपरा की रहने वाली हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्ष 2023 में बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया था? तो बिहार रत्न सम्मान ये किसे दिया गया था? वर्ष 2023 में तो ये सोनी चौधरी को दिया गया था। किसको? सोनी चौधरी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? तो बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। मुजफ्फरपुर में जो कि ये बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर नगर में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि लखीसराय जिले में सालभंजिका मोक्ष देवी की एक बहुमूल्य मूर्ति मिली है। यह प्राचीन इतिहास के किस काल से संबंधित है? ये प्राचीन इतिहास के किस काल से संबंधित है? ये कुषाण काल से संबंधित है। किस काल से? कुषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कथन दिया गया है कि देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है। तो देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल ये बिहार में बनाया जा रहा है। ये जो कि गलत है दोस्तों, पहला वाला इसका गलत है। ये बिहार में नहीं है, ये हरियाणा में है। हरियाणा में हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में ये जो कि देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला गलत हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि लेबर 20 एल
20 शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया था। ये जो कि सही दोस्तों। दूसरा वाला इसका सत्य है। तीसरा वाला कहा जा रहा है कि गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका तीसरा वाला क्या है दोस्तों? तीसरा वाला भी इसका सही है। तीसरा वाला भी इसका सही है। इसमें दूसरा सही है और तीसरा सही है, जबकि इसमें पहला वाला गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दूसरा और तीसरा में सही है, दूसरा और तीसरा में सही है। दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर 10 वाले में दिया गया है दोस्तों। दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर सी वाले में दिया गया है। ऑप्शन इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है, राज तरंगी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखा गया है? ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में राज तरंगी से जानकारी प्राप्त हुआ है। केशवर सराय की भारत सरकार ने बिहार में राज्य राजमार्गों की उन्नयन के लिए किस संगठन के साथ 295 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये किस संगठन के साथ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों एशियाई बैंक एशियाई विकास बैंक के साथ। एशियाई बैंक विकास के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बिहार के जैविक कॉरिडोर की योजना के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 में इसमें पहला दिया गया है कि इस योजना के तहत राज्य के चयनित 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र वाले जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा। ये जो कि सही है। ये क्या है? ये सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है इस योजना की अवधि वर्ष 2022-23 से बढ़ाकर वर्ष 2030 कर दी गई है। इस योजना की अवधि वर्ष 2022-23 से बढ़ा करके वर्ष 2030 तक कर दिया गया है, जो कि ये गलत है दोस्तों। ये गलत है। दूसरा वाला इसका गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है इस योजना के तहत पहले साल किसानों को प्रति एकड़ 11,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जो कि ये सही है। तीसरा वाला इसका क्या है? तीसरा वाला इसका सही है। पहला वाला और तीसरा वाला इसका सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर बात आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा है कि बिहार के मलमास मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार के मलमास मेले के संदर्भ बताना है इसमें कौन सा सही है? इसमें दिया गया पहला है कि यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में प्रत्येक 5 वर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि ये सही है। पहला सही इसका। दूसरे में कहा जा रहा है इस मेले के दौरान राज्य में कहीं भी कोई पूजा और विवाह समारोह या शुभ कार्य नहीं होता है। ये भी सही इसमें। दूसरा वाला भी इसका सही है और पहला वाला भी इसका सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों सत्य हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि बिहार की प्रथम खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? ये राजगीर में किया जाएगा। कहाँ पे? राजगीर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ग्रंथ का हिस्सा है। ये किस ग्रंथ का हिस्सा है? ये वेदांग का हिस्सा है। 6 वेदांग होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि वेद और ब्राह्मण के सर में निम्नलिखित में से कौन सा में सही सुमेलित है? इसमें कौन सा सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 32 में इसमें सही सुमेलित बताना है कौन सा सही सुमेलित है? तो दिया गया है ऋग्वेद, तैत्तिरीय, ये जो कि गलत है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है ऐतरेय और कौशिकी होता है। यजुर्वेद ऐतरेय दिया गया है, जब उल्टा दिया गया है। यजुर्वेद क्या होता है? तो यजुर्वेद का होता है तैत्तिरीय और शतपथ होता है। सामवेद दिया गया है, कौशिकी दिया गया है, ये गलत है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है जैमिनी और छांदोग्य होता है। और इसमें अथर्ववेद दिया गया है गोपथ, ये सही है दोस्तों। इसमें अथर्ववेद क्या है? गोपथ है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा वाला ही केवल सही है, जबकि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा इसमें गलत है दोस्तों। तो केवल ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है।
क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की जातक कहानियों की सूचना मिलती है? तो किसमें दिया गया है पुनर्जन्म के जातक कहानियों की सूचना? ये अभिधम्म पिटक में दिया गया है। किसमें? तो अभिधम्म पिटक में दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि मेगास्थनीज जिन्हें भारतीय इतिहास का पहला राजदूत माना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासनकाल में भारत आए थे? तो किस राजा के शासनकाल में भारत आए थे मेगास्थनीज? ये भारत आए थे किस राजा के शासनकाल में? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज ये भारत आए थे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है, इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 35 में इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। यात्री दिया गया है और राजवंश के दौरान दिया गया है। इसमें फाहियान ये जो कि गुप्त वंश के शासनकाल में आया था, ये सही है, पहला वाला इसका पहला सही है। दूसरा हर्षवर्धन, ये वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये भी सही है। ए का इसमें पहला सही है, बी का दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है उसके बाद आता है उसके बाद आता है अल-मसूदी। अल-मसूदी ये गुर्जर प्रतिहार वंश से है, गुर्जर प्रतिहार वंश से है। इब्न-बत्तूता ये तुगलक वंश से है। इब्न-बत्तूता किससे है? ये तुगलक वंश से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का पहला था, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अभिलेख और उसका काल सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन-सा अभिलेख और उसका काल सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 36 में। तो इसमें दिया गया है, इसमें बताना है कौन-सा सुमेलित नहीं है। तो खारवेल का हाथी गुम्फा, ये जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व दिया गया है। तो खारवेल का हाथी गुम्फा, ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व दिया गया है, जो कि ये गलत है। ये कब होगा? ये 200 से लेकर के 150 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही ये जो कि सही नहीं है। दूसरा है कि रुद्रदामन का जूनागढ़, ये जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक है, ये सही है। तीसरा है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व है, ये सही है। चौथा है पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति, ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, तो ये भी सही इसमें। केवल इसमें पहला वाला ही गलत है दोस्तों। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला सत्य है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 37 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें हड़प्पा, हड़प्पा ये जो कि रावी नदी के किनारे है। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है चहुंदड़ो। चौंदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा ये कहाँ पे है? तो कालीबंगा ये कहाँ पे है? कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे है। और धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा ये लूनी नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का दूसरा है, बी का पहला है और सी का तीसरा है और डी का इसमें चौथा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में क्या नहीं पाया गया है? इसके बारे में बताना है। तो नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा, ये जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मात्र देवी की मृत्यु की आकृति, ये भी प्राप्त हुआ है। पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। दफनाए गए मृदभांड, दफनाए गए मृदभांड ये प्राप्त नहीं हुआ है मोहनजोदड़ो से। ये कहाँ से मिला है? ये मिला है सूरकोटदा से। सूरकोटदा से ये प्राप्त हुआ है।
कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये सूर्यकोटदा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें सही है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पुराण सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन पुराण बताना है इसमें से कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर 39 में, तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। कौन-सा पुराण है? मत्स्य पुराण, ये जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है और इसमें मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि भागवत गीता महाभारत के किस भाग से ली गई है? ये भीष्म पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भीष्म पर्व से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। भागवत गीता में 700 श्लोक हैं। कितने हैं? तो 700 श्लोक हैं। यह एक हिंदू धर्म ग्रंथ है भागवत गीता। ये भीष्म पर्व से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये पुरुषड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही सुमेलित है? इसमें बुद्ध के जीवन की घटना में बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 42 में इसमें सही सुमेलित दिया गया है निर्माण। निर्माण ये जो कि बुद्ध का ज्ञानोदय है। निर्माण बुद्ध का ज्ञानोदय है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही है। जबकि महाभिनिष्क्रमण दिया गया है प्रथम उपदेश, ये जो कि गलत है। धर्म चक्र प्रवर्तन उनके भौतिक अस्तित्व का अंत, ये भी गलत है। महापरिनिर्वाण गृह त्याग, ये भी इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें केवल दूसरा वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ये राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 43 में। इसमें दिया गया है बौद्ध संगीति दी गई है और घटना का स्थल दिया गया है। तो प्रथम बौद्ध संगीति ये किसके समय में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और स्थान कौन-सा है? तो स्थान राजगीर है। प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान कौन-सा है? तो राजगीर है। और द्वितीय बौद्ध संगीति ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष सबाकामी थे और ये वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। फिर तृतीय बौद्ध संगीति के अशोक के समय में हुआ था और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था, पहला सही है इसका। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में और इसके अध्यक्ष अश्वघोष और वासुमित्र थे। तो ये इसका चौथा सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ये राइट आंसर होगा। ए का इसमें दूसरा सही है, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा इसमें सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें कथन सही है? तो बौद्ध धर्म के संदर्भ बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो महाविभाषा शास्त्र ये वासुमित्र द्वारा लिखा गया था, जो कि ये सही है। महाविभाषा शास्त्र ये वासुमित्र के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग के बुद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है? ये किसको किया जाता है? ये किया जाता है अमिताभ को। अमिताभ को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ये राइट आंसर होगा। अमिताभ को किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
46 है, इसमें कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है, विश्वविद्यालय दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है इसमें। दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक को बताना है इसमें कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। चौथा सही है इसका। फिर उसके बाद आता है विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं धर्मपाल। धर्मपाल हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक, पहला सही है। फिर जगदल। जगदल विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो रामपाल हैं। रामपाल इसके संस्थापक हैं। फिर आता है वल्लभी। वल्लभी के संस्थापक कौन है? तो भट्टारकर हैं। भट्टारकर हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का चौथा सही है, बी का इसमें पहला सही है और सी का दूसरा सही है, डी का इसमें तीसरा सही है। आइए देखते हैं इसकी ऑप्शन को कौन सा सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका राइट आंसर होगा। ए का चौथा है, बी का पहला है, सी का दूसरा था और डी का इसमें तीसरा था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो कौन से जैन तीर्थंकर है जिनका नाम ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है? ये ऋषभदेव हैं और अरिष्टनेमी हैं। ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, इन दोनों तीर्थंकरों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला और डी वाला इसमें दोनों सही हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है? तो जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का इसमें कौन हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 के इसमें राइट आंसर क्या होगा? गृहस्थ। गृहस्थ ये जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है। जबकि इसमें अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ये तीनों इसमें सही हैं। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना और अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना और अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह न करना। और इसमें एक और जुड़ा है सत्य। सत्य का मतलब होता है झूठ न बोलना। तो ये जो कि जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा, ये सभी जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा है और गृहस्थ ये जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि जैन धर्म महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो महावीर ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति में भाग लिया था, ये क्या है? ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही जो कि इसमें सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद के संदर्भ में स्यादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, जैन धर्म से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ग्रीक लिपि में लिखा गया है, आर्मेयिक लिपि में और खरोष्टी लिपि में, यानी कि उपरोक्त में से सभी लिपियों में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है कि अशोक के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही है? अशोक से संबंधित इसमें कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 52 में। इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है कि अशोक ने 361 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। 361 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। ये क्या है? पहला वाला कथन इसका क्या है? पहला वाला इसका कथन गलत है दोस्तों। पहला वाला इसका कथन गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है अशोक के प्रमुख अभिलेख 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है, ये सही है। दूसरा वाला इसका सही है दोस्तों। दूसरा वाला इसका सही है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, ये राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी के लिए, प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी के लिए किया गया है गोप शब्द का प्रयोग। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला, ये जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था? तो पत्राचार विभाग इसमें से कौन था? तो पत्राचार विभाग दीवाने इंसा ये जो कि पत्राचार विभाग था। जबकि इसमें दीवान ए रिसालत दीवान ए रिसालत क्या है? तो विदेशी मामलों का विभाग है। दीवाने अर्ज दीवाने अर्ज क्या है? तो दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग है। दीवाने कोही दीवाने कोही ये कृषि विभाग है। दीवाने कोही क्या है? तो कृषि विभाग है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगानी को किस नाम से जाना जाता था? तो चहलगानी ये 40 तुर्कों की गुलाम अमीर थे। 40 तुर्क गुलाम अमीर थे, इसे चहलगानी के नाम से जाना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? ये अपनाया गया था बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा अपनाया गया था लौह और रक्त की नीति। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 57 में इसमें दिया गया है, पहला इसमें कथन दिया गया है कि वह अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नगद में देने वाला प्रथम सुल्तान था। ये क्या है? सही है। दूसरा है कि उसने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की थी, जिसे दाग प्रथा कहा जाता था। तो ये भी सही है, दूसरा वाला भी इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है दोस्तों। पहला दूसरा इसमें दोनों सत्य हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को रोहमा कहा जाता था? तो किस राज्य को रोहमा कहा जाता था? ये कहा जाता था पाल राज्य को रोहमा कहा जाता था। ऑप्शन इसका डी वाला ये राइट आंसर दोस्तों। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो गोपाल। ये जो पाल वंश का संस्थापक था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? तो निजामुद्दीन औलिया ये किसके अनुयायी थे? निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती सिलसिला के थे। चिश्ती सिलसिला के थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। चिश्ती सिलसिला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि अभिकथन ए दिया गया है। अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था। ये क्या है? ये सही है दोस्तों। अभिकथन सही है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि कन्नौज पर नियंत्रण से तात्पर्य उरी गंगा घाटी और उसके व्यापार एवं कृषि के समृद्ध संसाधनों पर नियंत्रण से था। ये भी सही इसमें दोस्तों। कारण भी सही है और कथन भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। ऑप्शन इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि आदि शंकराचार्य सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 61 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये 61 होगा, अर्थ नहीं है। आदि शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आदि शंकराचार्य के संदर्भ बताना इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने श्रृंगेरी नामक स्थान पर वशिष्ठी अद्वैत मठ की स्थापना की थी। ये जो कि गलत है दोस्तों। ये क्या है? एक स्थल है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला यही जो कि इसमें सही नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का काल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्मी को परिभाषित करता है? तो इसमें जिम्मी को परिभाषित करता है कौन सा शब्द, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 में जिम्मी शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 62 में ये किया गया है वे लोग जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया
और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गईं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर हो दोस्तों, ये जिम्मी कहलाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें कहा जा रहा है सूर्य को सूर्य से कर्ण से सुलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 63 में साम्राज्य दिया गया है और वंश दिया गया है। बरार दिया गया है, बरार ये इमाद शाही वंश से है। बरार ये क्या है? इमाद शाही वंश से है। और जबकि बीजापुर, बीजापुर किससे है? तो आदिल शाही वंश से है बीजापुर। और अहमदनगर, अहमदनगर ये निजाम शाही से है अहमदनगर। और गोलकुंडा, गोलकुंडा ये कुतुब शाही है। तो इसका राइट आंसर क्या? डी इसमें प्लस है। डी का ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाला यही चीज राइट आंसर दोस्तों। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है चोल साम्राज्य संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला इसमें दिया गया है कि राज चोल जो कि चोल साम्राज्य के संस्थापक थे, ये क्या है? ये गलत है दोस्तों। राज्य चोल ये चोल साम्राज्य के इसमें संस्थापक दिया गया है, जो कि ये गलत है। पहला वाला क्या है इसका? पहला वाला इसका गलत है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। विजयालय थे चोल साम्राज्य के संस्थापक। दूसरे में कहा जा रहा है कि राजा निकल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे तटबाध का निर्माण किया। ये जो कि सही है। दूसरा इसका सही है, पहला वाला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ये जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही जो इसमें सही था। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें कहा जाए ना, ना और रन्ना, पंपा, पोन्ना और रन्ना ये किससे संबंधित है? इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 में ये संबंधित है दोस्तों कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न से। कन्नड़ काव्य के ये त्रिरत्न थे, पंपा, पोन्ना और रन्ना। क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में एकता धारकों को क्या कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत में एकता धारकों को मुफ्ती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो मुफ्ती कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 67 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किताबुल हिंद का लेखक था? किताबुल हिंद का लेखक कौन है? तो किताबुल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी। अलबरूनी ये किताबुल हिंद के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में प्रथम अफगान वंश कौन सा था? तो भारत में प्रथम अफगान वंश का नाम बताना है। इसमें कौन है? तो लोदी वंश। लोदी वंश ये क्या है? भारत में प्रथम अफगान वंश के नाम से जाना जाता है लोदी वंश को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध ये कब लड़ा गया था? ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है जिसे। तो पृथ्वीराज चौहान गोरी के बीच में तराइन प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है 1191 ईस्वी में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने युद्ध की तुलगमा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो युद्ध की तुलगमा प्रणाली की शुरुआत ये बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ये बाबर के द्वारा किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें तुलगमा पद्धति की शुरुआत की गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा जा रहा है कि मुगल स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुगल स्थापत्य के संदर्भ बताना है। इसमें कौन सा कथन सही है? पहला इसमें दिया गया है कि अकबर ने
बहते पानी और फव्वारों के साथ उद्यान निर्माण में चार बाग शैली स्थापत्य की शुरुआत की थी, जो कि ये क्या है? ये गलत है दोस्तों। पहला वाला क्या है? गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि रामबाग भारत का पहला मुगल उद्यान है, जिसे पारंपरिक चारबाग शैली में निर्मित किया गया है। पारंपरिक चारबाग शैली में इसे निर्मित किया गया है। ये क्या है? ये सही है। तो दूसरा वाला इसका सही है, पहला वाला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। स्थापत्य दिया गया है और किसके द्वारा निर्मित किया गया है, ये दिया गया है। तो जमाली मस्जिद ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये हुमायूँ के द्वारा निर्मित किया गया था। हुमायूँ के द्वारा जमाली मस्जिद का निर्माण किया गया था। काबली बाग मस्जिद काबली बाग मस्जिद ये किसके द्वारा किया गया था? ये बाबर के द्वारा किया गया था। मरियम उज जमानी ये किसके द्वारा किया गया था? ये अकबर के द्वारा किया गया था। और परी महल ये दारा शिकोह के द्वारा निर्मित किया गया था। दारा शिकोह के द्वारा निर्मित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का इसमें दूसरा सही है, बी का पहला सही है, सी का चौथा सही है और डी का इसमें तीसरा सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि फरीद खान को शेर खान की उपाधि ये किसके द्वारा दिया गया था? तो शेर खान की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था फरीद खान को? ये दिया गया था किसके द्वारा? तो ये बहार खान लोहानी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बहार खान लोहानी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, बहार खान लोहानी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर के किले में कैद रखा था? तो ये मुगल सम्राट कौन सा था? तो जहांगीर था। जहांगीर के शासनकाल में रखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है कि सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना की थी। तो गुरु तेग बहादुर के द्वारा खालसा संप्रदाय की स्थापना किया गया था। ये क्या है? गलत है। तो इसमें गुरु तेग बहादुर नहीं होंगे। इसमें कौन होंगे? तो गुरु गोविंद सिंह होंगे। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा समुदाय की स्थापना 1699 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1699 ईस्वी में किया गया था, जो कि पहला वाला इसका गलत हो गया। दूसरे में कहा जा रहा है कि गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे। तो गुरु नानक देव ये अकबर के समकालीन नहीं थे, ये बाबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन नहीं थे। तो ये भी इसमें गलत हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। ना तो इसमें पहला सही है और ना ही इसमें दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन हजनामा का वर्णन करता है? तो हजनामा का वर्णन इसमें सचित्र कहानियों का संग्रह है। सचित्र कहानियों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, ये जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा जा रहा है, इसमें सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, इसको सही सुमेलित करना है। तो इसमें जयमल दिया गया है। जयमल ये मेड़ता से क्षेत्र से संबंधित है। और रामचंद्र ये कहाँ से संबंधित है? जयमल ये मेड़ता से और रामचंद्र ये कलिंजर से संबंधित है। उदय सिंह द्वितीय ये कहाँ से संबंधित है? तो उदय सिंह द्वितीय
कि ये मेवाड़ से संबंधित थे, मेवाड़ से संबंधित थे। और राजा सुरजन राय ये रणथंभौर से संबंधित थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का इसमें तीसरा सही है, बी का दूसरा सही है, सी का पहला सही है और डी का इसमें चौथा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, ये जो कि इसका राइट आंसर होगा। ए का तीसरा सही था, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का इसमें चौथा सही था। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है कि शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन ये वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, यही जो कि इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, वल्लभाचार्य। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा जा रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ बताना है, कौन सा इसमें कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। पहला कथन दिया गया है कि मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी, ये जो कि सही है। पहला वाला कथन इसका क्या है? पहला वाला सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि मनसबदारों को राजस्व एकत्र करने और अपनी जागीरों पर प्रशासन का अधिकार था, ये जो कि गलत है। दूसरा वाला क्या है? गलत है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि ये बाबर के द्वारा किया गया था, बाबर के द्वारा धारण किया गया था गाजी की उपाधि, क्वेश्चन नंबर 80 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है। इसमें कहा जा रहा है कि मुगल प्रस्थान विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया इसमें कि लंबी दूरी के व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले लोग सेठ और बोहरा कहलाते थे, जो कि ये क्या है? सही है। पहला वाला इसका कथन सही है। दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि चेष्टी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था, तो ये भी इसमें सही है। चेष्टी क्या था? ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, ये जो कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला दूसरा इसमें दोनों सही थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह शीर्ष हैं? तो ये सारनाथ में है, सारनाथ में है। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है कि सांची स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था, जो कि सही है। स्तूप के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वार की रेलिंग का निर्माण शुंग राजवंश के दौरान किया गया था, तो ये भी सही है। दूसरा वाला भी इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला इसमें सही है। इसमें दोनों कथन सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला इसमें दिया गया है कि प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी। तो प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी क्वेश्चन नंबर 84 में, जो कि ये क्या है? सही है। दूसरे में कहा जा रहा है गौतमी पुत्र सतकर्णी राजवंश के संस्थापक थे। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ये सातवाहन राजवंश के संस्थापक नहीं थे। कौन थे? सीमुक थे, सीमुक थे सातवाहन वंश के संस्थापक। इसका दूसरा वाला क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला, ये जो कि इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक बताना है। चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक मोहम्मद अली कूफी हैं, मोहम्मद अली कूफी ये जो कि चचनामा के लेखक हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी विचारों और व्यवहार से संबंधित है? तो कौन सा ग्रंथ है जो कि सूफी विचार और व्यवहार से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 86 का? तो कफ्स उल महजूल, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। कस्फ उल महजूबुल, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला, ये जो कि इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला दिया गया है कि उसने गज ए सिकंदरी नामक गज की एक नई माप स्थापित की थी। तो क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 87 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि उसने बाबर के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी।
बाबर के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी, ये जो कि गलत है। पहला वाला इसका सही है, दूसरा वाला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि शिवाजी के मंत्रियों की समूह कहा जाता था, तो अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था शिवाजी के मंत्रियों के समूह को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह भारत का पहला बाजार के नाम से जाना जाता था? ये कौन सा बंदरगाह था? तो मुजरिस, मुजरिस बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, ये जो कि इसका राइट आंसर होगा, मुजरिस। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है कि प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास में उरार, उरार को कहा जाता था, तो उरार को क्या कहा जाता था? तो किसान ग्रामों का प्रवक्ता कहा जाता था, किसान ग्रामों का प्रवक्ता कहा जाता था उरार को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दरबार में नवरत्न रहते थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि प्राचीन इतिहास में विशिष्ट का संबंध किससे है? तो विशिष्ट का संबंध बताना है किससे है? तो विशिष्ट का संबंध ये बधुआ मजदूरी से है, बधुआ मजदूरी से है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है कि सती प्रथा का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो सती प्रथा का साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, जो कि ये 510 ईसा पूर्व का है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख में सर्वप्रथम इसी में ही सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरफरनामा रेहला का लेखक है? तो इब्न बतूता, इब्न बतूता ये जो कि रेहला का लेखक है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, ये जो कि राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी किस आंदोलन से दो प्रमुख सुधारक थे? ये किस आंदोलन से संबंधित थे? अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी ये किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये वीर शैव से संबंधित थे, वीर शैव से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख ये किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल से संबंधित है। किससे है? तो ये धर्मपाल से है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग ये जो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है, दंती दुर्ग को। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। खिज्र खान ये जो कि सैयद वंश का संस्थापक था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा जा रहा है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन इसमें दिया गया है कि इसने भारत के साथ व्यापारिक कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, ये जो कि गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है इसने प्रेसिडेंसियों को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया तथा विधि शक्तियों को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया, ये जो कि इसका सही है। दूसरा वाला इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, ये जो कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने के कारण कौन सी घटना थी? तो कौन सी घटना थी? चौरी चौरा की घटना थी। कौन सी घटना थी? तो ये चौरी चौरा की घटना थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है कि वर्ष 1849 में परमहंस मंडली का गठन निम्नलिखित में से किस सुधारक ने किया था? तो परमहंस मंडली का गठन ये किस सुधारक के द्वारा किया गया था? 101 का इसमें राइट आंसर क्या होगा?
दामोदा पांडुरंग के द्वारा। दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही जो कि इसका राइट आंसर है।